हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, जैसे आप सभी की डिमांड थी हेमल सर से, और आपने कई बार मैंने आपके कमेंट्स भी चेक किए जिसमें आपने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि SY BCom सेमेस्टर 3 के सब्जेक्ट्स कब स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी सर ने आपका अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है वो चालू कर दिए है। हम जो पढ़ने वाले हैं वो आगे के थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होंगे जो आगे हम अब जाकर देखने वाले हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाली सेमेस्टर 3 में, सेम 1 सेम 2 में मैंने आपको FC पढ़ाया था, फाउंडेशन कोर्स, जो आपको याद होगा। सेमेस्टर 3 में भी मैं आपको फाउंडेशन कोर्स सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाने वाली हूँ। अब इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कूल में हमने सिविक्स पढ़ा था ना, तो सिविक्स क्या था, हमारे पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड थोड़ा हमको क्या करता था, एक्सप्लेन करता था, राइट। तो हमारा जो ये सब्जेक्ट है फाउंडेशन कोर्स सेमेस्टर 3 का, ये भी कहीं ना कहीं हमको थोड़ा बहुत लॉ के पर्सपेक्टिव से समझाता है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से समझाता है, और कुछ चैप्टर्स हमको समझाते हैं कि क्या हमारे राइट्स है, क्या हमारे ड्यूटीज़ है जिसको हमको फॉलो करना चाहिए। तो एज सिटीजन ऑफ इंडिया हमको समझ में आना चाहिए हमारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो ये जो हमारा आज का चैप्टर है जो है हमारा चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर हम देखने वाले हैं, ये हमारा बेसिकली सिलेबस है जो दिया है। चैप्टर नंबर 1 हमारा ह्यूमन राइट्स के ऊपर बेस्ड है कम्प्लीटली। ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, जो हमने ऑलरेडी हमारे FC एक सेमेस्टर में किया हुआ है। तो उसके अंदर मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। बट नो वरीज, यहाँ पर हम सेमेस्टर 3 में भी इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सिलेबस में हम देखें अगर तो ह्यूमन राइट्स के बारे में दिया है, उसी के साथ साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स के ऊपर थोड़ी बहुत बात की जाएगी जो चैप्टर 2 होगा। चैप्टर 3 हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चैप्टर 4 सॉफ्ट स्किल्स है, जो कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। अगर आपके अंदर सॉफ्ट स्किल है, सॉफ्ट स्किल क्या होती है, हार्ड स्किल्स जो हमारी डिग्री होती है, राइट, वो हमारी हार्ड स्किल्स होती है। जो भी आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सर्टिफिकेट मिल गया, दैट इज़ योर हार्ड skill which shows that you are a graduate, you are a undergraduate, you are a postgraduate। आपकी हार्ड स्किल्स होती है। सॉफ्ट स्किल उसके अपोजिट होती है, जो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारी सॉफ्ट स्किल होती है। हमारी आउटगोइंग पर्सनालिटी, ये हमारी सॉफ्ट स्किल होती है। हमारी बॉडी लैंग्वेज, कब किस वक्त किस तरीके से हमको लोगों के सामने प्रेजेंट करना है, कैसे बात करना है, कैसे आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे सॉफ्ट स्किल्स का हिस्सा होती है, जो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो आज के लिए इतना ही, बिना वक्त ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड रिड्रेसल। इसको पूरा पढ़ने से बेहतर है हम तोड़ तोड़ के टुकड़ों टुकड़ों में क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नाउ बिगिन विद ड्यूटीज ऑफ अ मैन एंड राइट्स विल फॉलो एज स्प्रिंग फॉलोज विंटर। महात्मा गांधी जी का कहना है, सबसे बहुत ही अच्छे कोट के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार को। तो महात्मा गांधी जी का कहना है, बिगिन विद ड्यूटीज ऑफ अ मैन एंड राइट्स विल फॉलो, यानी कि अपनी जो जिम्मेदारियां है, अपनी जो ड्यूटी है, आप उसको सही से निभाना शुरू कर दो। आपके जो राइट्स है, आपके जो अधिकार है, वो उसी तरीके से फॉलो करते हुए आएंगे जैसे कि स्प्रिंग फॉलो करता है विंटर को। विंटर के बाद स्प्रिंग का सीज़न आता है, हमको पता है। तो विंटर को जैसे स्प्रिंग फॉलो करता है, ठीक उसी तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को आप परफॉर्म कीजिए। आपके राइट्स जो है वो खुद ब खुद फॉलो करते हुए आप तक पहुंच जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात कही है महात्मा गांधी जी ने। अब ये इस पूरे चैप्टर का आउटलाइन है जो हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट्स के कंसेप्ट को समझेंगे। उसी के साथ साथ स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स जो हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा तो था, लेकिन बहुत ही छोटा सा हिस्सा हमने उनके बारे में पढ़ा था, ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया था। तो अभी इस चैप्टर के अंदर काफ़ी डिटेल में इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें दी गई है। वुमेंस के ऊपर है, चिल्ड्रंस के ऊपर है, पीपल विद डिसेबिलिटीज़ किस तरीके के इश्यूज़ फेस करते हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर है, एल्डरली पीपल के ऊपर। तो बेसिकली ये जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन राइट्स का, ये किसी तरीके का भेदभाव ना करते हुए हर एक सिटीज़न को, हर एक कास्ट, कम्युनिटी, सब कुछ इंक्लूड करके हमें अपने मानव अधिकार के बारे में क्या करता है, समझाता है। नाउ ह्यूमन राइट्स आर एसेंशियली द राइट्स ऑफ पीपल। ह्यूमन राइट्स किसके होंगे, डेफिनेटली ह्यूमन के ही राइट्स होंगे, तभी उसको ह्यूमन राइट्स बुलाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या है, ह्यूमन राइट्स आर राइट्स ऑफ द पीपल। Now they are the rights that an individual can avail and enjoy by virtue of being born as a human being। अब ये अधिकार हमको कब से मिलते हैं, जैसे ही आप इस दुनिया में जन्म लेकर आ जाते हो। सारे के सारे ह्यूमन राइट्स जो हमने FC1 FC2 में पढ़े थे, देखे थे, ये सारे ह्यूमन राइट्स तभी से एप्लीकेबल हो जाते हैं जब आप इस दुनिया में आते हैं। In legal terms, human rights means the rights relating to life, liberty, equality,
and dignity of an individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants. ओके बाकी सब चीज़ों को छोड़ते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या बोल रहा है? ह्यूमन राइट्स, ये राइट्स, ये अधिकार क्या है, किस चीज़ से रिलेटेड है? ज़िंदगी से रिलेटेड है, आपकी लाइफ जीने का हक है, लिबर्टी जैसे जीना है, जैसे चाहते हो जीना वैसे जीने का हक है, फ्रीडम है आपको, इक्वालिटी कोई आपके साथ भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता, डिग्निटी आपकी इज्जत की बात आ जाती है, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों के साथ आपको जो जीने का हक देता है वो आता है हमारा ह्यूमन राइट्स, वो होता है हमारा ह्यूमन राइट्स। अब ये राइट्स हमको कहाँ से मिले हैं? ये राइट्स जो है हमको मिले हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारा संविधान बना है, जिसके ऊपर हमने चैप्टर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, राइट। तो हमारे संविधान ने हमको ये सारे अधिकार जो है वो दिए हैं। उसी के साथ साथ और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कोवेनेंस, कोवेनेंस का मतलब होता है किसी तरीके का लीगल प्रॉमिस या अग्रीमेंट अगर आपने किया होगा। जैसे ह्यूमन राइट्स चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, UDHR है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो एक पूरी बॉडी है जो इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखती है कि किसी भी तरीके से किसी भी इंसान के साथ जो है वो उसका राइट्स वायलेट जो है वो नहीं हो रहा है, उल्लंघन जो है वो नहीं हो रहा है। विच आर एनफोर्सिएबल बाई कोर्ट्स इन इंडिया। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो ह्यूमन राइट्स जो है वो क्या है? एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। तो हमारे जो कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर है, जो हमारा कोर्ट है, वो हमको इस चीज़ की पूरा का पूरा हक देता है कि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी के साथ जी सकते हैं। नाउ UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि फॉर्म हुआ था 1948 में, इनके हिसाब से ह्यूमन राइट्स का कहना है दे आर दोज राइट्स एज राइट्स डिराइव फ्रॉम इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन। इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन पर्सन, इनहेरेंट जो हमको मिली है, जो बेसिकली सारे इंसानों को इज्जत मिलती है, तो आप पैदा हुए हो तो आपको भी मिलते आनी चाहिए। लाइफ की फ्रीडम है, लिबर्टी है, आपको डिग्निटी आपको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंसान को मिलनी चाहिए और वो मिलती भी है। तो वही हमारे UDHR ने ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया है। अब ह्यूमन राइट्स को क्लासीफाई किया है हमने, क्या है ये ह्यूमन राइट्स, किस तरीके से होते हैं? तो इसको कैटेगरीज में डिवाइड करके पूरी तरीके से अपने लाइफ को हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे राइट्स को जो है हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके ह्यूमन राइट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, 3 श्रेणियां हम देख सकते हैं यहाँ पर। सिविल राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, इको एंड सोशल राइट्स है, या सोशो इकोनॉमिक राइट्स भी हम कह सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारा सिविल राइट्स। सिविल राइट्स जो हम सिविलियन होते हैं, क्यों? क्योंकि हम सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के, हम मिलिट्री में नहीं है, पुलिस फोर्स में नहीं है, एयरफोर्स में नहीं है, जनरल नॉर्मल पीपल है हम, तो हमको सिविलियंस बोला जाता है। तो एज सिटीजन मेरे सिविल राइट्स क्या होते हैं? Now in India, civil rights are the fundamental rights guaranteed to all citizens under the Constitution of India. तो ये ऐसे राइट्स हैं जो कि सारे के सारे सिटीजन्स को हमारी कंट्री में क्या किए गए हैं, दिए गए हैं। हर इंसान को, हर इंसान के पास, मेरे पास भी ये सिविल राइट है, आपके पास भी ये सिविल राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया है। Now they are the rights to fight against unfair treatment by the state and the society. तो अगर आपसे किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार किया है सोसाइटी ने या स्टेट ने मतलब ज़रूरी नहीं है आप किसी राज्य की बात कर रहे हैं, आप अपने कंट्री के अंदर भी अगर आपके साथ किसी ने किसी तरीके का दुर्व्यवहार किया है तो बिल्कुल भी ये कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो पसंद नहीं करने वाला है। तो आपको पूरा अधिकार है कि आपको कोई अनफेयर ट्रीट ना करे। Now they are the rights that uphold humanitarian values with the purpose of nurturing human dignity. अब ये वो राइट्स है जो कि हमको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, इंसानियत के लिए हम करते हैं काम, और कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते कि लोगों के अंदर से इंसानियत मर जाए। तो एक इंसान को एक इंसान के साथ इंसान बने रहना है, ये हमारा सिविल राइट्स सबसे पहला इंपॉर्टेंस हमको समझाता है। नाउ द सिविल राइट्स इंक्लूड राइट टू इक्वालिटी, यानी कि हर किसी को समान भावना से देखो, तो राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, और एक्सप्रेशन है, यानी आप अपने ओपिनियंस को वॉइस आउट कर सकते हो, आपका क्या कहना है। कोई ये नहीं बोल सकता कि आप मेरे अपोज नहीं जा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हमको मिला है, जिसके तहत हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। लेकिन कुछ लोग इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहुत ही गलत इस्तेमाल भी करते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रेसिडेंस, आप जहाँ चाहे आप वहाँ मूव कर सकते हो। इंडिया में रहना है इंडिया में रहो, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र में रहना है, गुजरात में रहना है, राजस्थान जाना है, जहाँ से जाकर आपको जहाँ जाकर बसना है आप बस सकते हो, आपसे ये अधिकार कोई नहीं छीनेगा। राइट टू फ्रीडम ऑफ पीसफुल एसोसिएशन, शांति बनाकर अपनी कम्युनिटी के साथ में शांति के साथ रहो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो रिलीजन को मानना चाहो आप मान सकते हो। फेयर ट्रायल हो सकता है, फेयर ट्रायल का मतलब होता है अगर आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है तो कानूनी आपके पास पूरा हक है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने
अधिकार के लिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए जो है वो कोर्ट में लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये होता है राइट टू फ्री ट्रायल। देन वी हैव राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लाइफ, राइट टू ओन प्रॉपर्टी। प्रिवेसी, अपनी लाइफ को प्राइवेट रखने का पूरा हक है। तो अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती आपका नंबर मांगे, आपकी ईमेल आईडी मांगे, आप नहीं देना चाहो, फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है हम किसी स्टोर में विजिट करते हैं तो वो लोग हमारा डेटा अपने पास डेटाबेस सेव करने हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स लेते हैं। तो आपकी राइट टू प्रिवेसी, आप बोल सकते हो कि नहीं, मुझे अपनी डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं करनी है, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी नहीं देना चाहती हूँ या नहीं देना चाहता हूँ। तो दैट इज़ योर राइट टू प्रिवेसी। देन वी हैव राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है आपको, कोई और आकर आपको मार नहीं सकता कि आप नहीं जी सकते, ये आपका अधिकार है, आपको मिला है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको अधिकार दिया है, ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। एंड राइट टू ओन प्रॉपर्टी, अगर पैसे हैं जेब में, खरीद सकते हो जगहों को तो खरीदो, प्रॉपर्टी बनाओ, किसी ने आपको रोका टोका नहीं है, लेकिन प्रॉपर अपने टैक्स के साथ में अपना टैक्स भरो, गवर्नमेंट को उसके लिए जो पैसे लगते हैं वो दे दो, और जो आपने खरीदा है, जो भी प्रॉपर्टी बनाई है, सब लीगल टर्म्स पे होना चाहिए, तो किसी को भी दिक्कत नहीं है, ना आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी, ना गवर्नमेंट की साइड से कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये थे हमारे सिविल राइट्स। अब आते हैं हमारे पॉलिटिकल राइट्स। पॉलिटिकल राइट्स आर गारंटीड ओनली टू सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। पॉलिटिकल राइट्स किसको मिलते हैं? जो कि सिटीजन है इस स्टेट के यानी कि हमारी जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, जहाँ पर हम रिसाइड करते हैं, वहाँ के लोगों को ही पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। अब कोई बाहर वाला आया तो उसको हम पॉलिटिकल राइट्स अपनी कंट्री में नहीं दे सकते हैं। नाउ दैट डिपेंड्स व्हाट एग्जैक्टली द सिचुएशन इज। Now, they enable the citizens to participate directly or indirectly in the working of the state. अब यहाँ पर सिटीजन्स को वर्किंग ऑफ द स्टेट, जो कंट्री चल रही है, किस तरीके से काम कर रही है कंट्री, तरक्की की तरफ बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, तो इसके अंदर पार्टिसिपेशन उस कंट्री के सिटीजन्स का हो सकता है। नाउ दीज राइट्स एनेबल सिटीजन्स टू लिव इन अ सोसाइटी विद लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जो राइट्स है वो हमको क्या देते हैं? हमको सिटीजन एज सिटीजन्स हमको सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर के साथ रहने का इजाज़त देते हैं। The political rights can also be classified as civil rights as they ensure freedom to live in a society. Political rights को civil rights के जैसे क्लासीफाई किया गया है क्योंकि इससे पता चलता है हमको फ्रीडम मिला है किस चीज़ का? सोसाइटी में रहने का। Some of the political rights include right to nationality, यानी अगर मैं चाहती हूँ अपनी नेशनैलिटी इंडियन रखना तो मैं अपनी नेशनैलिटी इंडियन ही रखूँ। अगर मैं छोड़कर जाना चाहती हूँ, दूसरे देश में सेटल होना है, अपनी नेशनैलिटी चेंज करना है, तो ये फ्रीडम भी मुझे मिलता है। राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, डिमीन किया जा सकता है। अगर उन्होंने अपना काम सही से नहीं किया है तो आप बेसिकली उनकी निंदा कर सकते हैं। राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, आप अपने ऑफिसेस जो है वो बना सकते हो। राइट टू वोट, आपको वोट देने का अधिकार है। राइट टू रिप्रेजेंट और स्टैंड इन इलेक्शन, आपको इलेक्शन में भी खड़े होने का अधिकार है। तो ये सारे राइट्स जो है वो हमारे पॉलिटिकल राइट्स का हिस्सा होता है। नाउ स्पेशल पॉलिटिकल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू SC एंड ST कम्युनिटीज़। अब इसी के साथ साथ पॉलिटिकल राइट्स हम ओपन कैटेगरीज़ को तो है ही, लेकिन उसी के साथ साथ SC और ST कैटेगरीज जो है उनको भी कुछ राइट्स जो है वो रिजर्व किए गए हैं उनके लिए। लोकसभा में आर्टिकल 330 और लेजिस्लेटिव असेंबली में आर्टिकल 332 के तहत क्या किया गया है? इनके लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व की गई है। किसके लिए? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल राइट्स। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट राइट, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल राइट। आप इसको आर्थिक और सामाजिक राइट्स भी बोलते हो या सोशो इकोनॉमिक राइट्स भी बोलोगे तो भी चलेगा। इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स मेक एन इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट इन हिज और हर बेसिक नीड्स। यानी इकोनॉमिक और सोशल राइट्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या होते हैं? एक इंसान के लिए सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। जैसे कि बेसिक नीड होती है हमारी रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, दीज आर आवर बेसिक नीड्स। Now these rights enable members of the society to attain economic and social equality. अब ये rights जो है वो क्या करते हैं? They enables the member of the society to attain economic and social equality. यानी आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरीके से आपको इक्वालिटी जो है वो मिलनी चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली थोड़े से वीक हो तो कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई आपका राइट आपसे नहीं छीन सकता जस्ट बिकॉज फाइनेंशियली यू आर वीक। Now, the economic and social rights focus on economic and social upliftment of the poor and weaker sections of the society. अब क्योंकि आर्थिक और सामाजिक की बात चल रही है बच्चों यहाँ पर, तो फोकस किसके ऊपर किया जाता है? किस तरीके से हम सोसाइटी के जो वीकर सेक्शंस है उनको कैसे अपलिफ्ट कर सके, उनको कैसे उठा सके, कैसे उनका उद्धार हो, कैसे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। हर लेक्चर में मैं ये बात बोलती हूँ, अभी भी यही बोलूँगी। एक कंट्री की तरक्की तब होती है जब उसमें रहने वाले उसके रहीवासियों की, उसकी सिटीजन्स की तरक्की हो रही हो। तो जो अगर आपको लगता है कोई गिरा है, उसको सहारे की ज़रूरत है, उसको हाथ देकर उसको उठाना चाहिए, तो ऑलवेज अपलिफ्ट सच पीपल, क्योंकि जब ये ऊपर आते हैं, ये तरक्की करते हैं, देश भी तरक्की करता है।
इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि एग्ज़ाम में हम अपने दोस्तों को आंसर्स बताएं और कॉपी करवाएं। प्लीज़, वो जो है वो सामाजिक मदद नहीं होती है बिल्कुल भी, दैट इज़ कॉल्ड चीटिंग। ओके, तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखना, वरना आप जाकर सबकी मदद करोगे और फिर बोलोगे मैम ने ही बोला था कि किसी की मदद करनी चाहिए, ऐसी मदद आपको नहीं करनी है। ओके, नाउ सम ऑफ दीज राइट्स इंक्लूड राइट टू वर्क। अब ये जो पुअर एंड वीकर सेक्शंस को हमको अगर इम्प्रूव करना है, अपलिफ्ट करना है, कैसे कर सकते हैं? राइट टू वर्क, उनको भी काम करने का अधिकार है, उनको भी अच्छी कंडीशंस में सही जगहों पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ काम करने का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहा है और मेरे साथ सेम काम करने वाला इंसान है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो वीकर सेक्शन को बिलोंग करता है इसीलिए उसको पे जो है वो कम मिल रहा है। तो हमको पे जो है वो हमेशा सैलरी या वेजेस जो है वो हमको इक्वल मिलनी चाहिए। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसकी जान की कोई वैल्यू नहीं है, वो मर भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैल्यू हर किसी की लाइफ की उतनी ही है जितनी एक अमीर की है, उतनी एक गरीब की भी है, जितनी एक बिजनेसमैन की है उसकी उतनी ही एक नॉर्मल सिटीज़न की भी है। तो हमको हर एक की लाइफ की वैल्यू जो है वो इक्वल रखनी है। तो सोशल सिक्योरिटी हर किसी का अधिकार है। राइट टू हेल्थ और राइट टू एजुकेशन, ये भी हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स का ही एक हिस्सा है। अब बढ़ते हैं आगे। नॉर्मली पर्सन्स बिलोंगिंग टू एससी कम्युनिटी आर कॉल्ड एज दलित्स। अब जो शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं ना, इनको बेसिकली दलित करके जो इनके लिए टर्म है वो इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ द वर्ड दलित कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट दाल एंड मीन्स ब्रोकन, ग्राउंड डाउन, डाउन ट्रोडन और ऑप्रेस्ड। अब ये जो वर्ड है जिसका मतलब होता है ब्रोकन, या तो कोई चीज़ टूटी हुई, ग्राउंड डाउन या तो ज़मीन पर जिसको माना जा रहा है, डाउन ट्रोडन या ऑप्रेस्ड या नीची नज़र से उनको देखा जाता है। Now, those previously known as untouchables, depressed classes and Harijans are today increasingly adopting the term Dalit as a name for themselves. Previously, जब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा था, आर्टिकल 17 याद है, अनटचेबल्स आप किसी को नहीं बुला सकते हो, जो हमारा आर्टिकल 17 हमको बोलता है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो है वो हमारे ड्राफ्ट किया है, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलॉन्ग विथ मैनी मेंबर्स, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये जो हरिजन्स करके टर्म है इसका इस्तेमाल किया था इन लोगों के लिए। कहीं ना कहीं ये लोग अभी अपने आप को इस दलित वर्ड से जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ है और अपने आप को इसी नाम से बुलाते भी हैं। दलित रेफर्स टू वंस कास्ट रेदर देन क्लास। इनके हिसाब से दलित जो है वो एक कास्ट है, क्लास नहीं है। अब कास्ट और क्लास का डिफरेंस हमने कई बार पढ़ा है हमारे एफसी के सेमेस्टर 1 में, तो उसके अंदर आप जाकर देख लेना, कास्ट और क्लास दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, नाउ इट अप्लाइज टू मेंबर्स ऑफ दोज मीनियल कास्ट विच हैव बॉर्न द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम इम्प्योरिटी एंड पोल्यूशन कनेक्टेड विद देयर ट्रेडिशनल एंड ऑक्यूपेशंस। अब ये जो वर्ड है दलित, ये इनके कास्ट से रेफर करता है, क्योंकि ये सोसाइटी में उस तरीके का काम करते हैं जो काम रखने की हिम्मत कोई भी नहीं करता है। तो अ बिग सैल्यूट टू दीज पीपल। वाई? बिकॉज इनका जो काम है, इनका जो ऑक्यूपेशन है, हम में से किसी के भी बस की बात नहीं है कि हम ऐसा कोई काम जो है वो कर सके, चाहे वो सफाई करने वाला काम हो, चाहे वो कुछ भी ऐसा काम हो। हम लोग जनरली नहीं प्रेफर करते, हम नहीं कर पाते उन चीज़ों को जो काम ये करते हैं, राइट। तो इनका जो ऑक्यूपेशन होता है वो होता ही कुछ इस तरीके का है, जिसकी वजह से वो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जिसकी वजह से लोग उनको पुराने दौर में जो है वो अछूत जो है या अनटचेबल्स जो है वो माना करते थे। हालांकि इस दौर में आज हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई समझदार है, तो कोई इन्हें ऐसे किसी नाम से रेफ़र नहीं करता है, नहीं बुलाता है जो कि इनको तकलीफ़ दे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बड़ी मस्ती होती है, जिन्हें सोसाइटी में केओस क्रिएट करना होता है, तो वो उनको छेड़ेंगे या उनको उल्टे सीधे नामों से बुलाएंगे। लेकिन जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, समझते हैं, तो वो लोग इनको ऐसे किसी भी नाम से नहीं बुलाएंगे जिससे कि हम इनकी इंसल्ट करें। So that was a part of your social and economic rights. Okay, now the next topic that we have is forms of violation of rights of vulnerable groups. Now this term vulnerable जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं सोसाइटी के कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा वीक माना जाता है। वीक मतलब कंपेयर टू अदर पीपल। हम यहाँ पर फिजिकली भी बोलेंगे, मेंटली भी बोलेंगे। जिनको थोड़ा सा क्या समझा जाता है, वीक समझा जाता है, उसको हम बुलाते हैं vulnerable groups. Now vulnerable groups are those sections of the society that experience economic and social backwardness
एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। तो जनरल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में इनको जो है वो एक्सक्लूड किया जाता है, थोड़ा सा वीकर माना जा सकता है, अलग जो है वो माना जा सकता है इनको। नाउ व्हाट एग्जैक्टली दिस वल्नरेबल ग्रुप्स फेस इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होता है, डेप्रिवेशन फेस करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, निगलेक्ट किया जाता है इनको सोसाइटी में, और वायलेंस का भी हिस्सा होते हैं कहीं ना कहीं ये, मतलब इनको वायलेंस फेस करना पड़ता है। तो ये हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं जिनको हम वीकर सेक्शंस, सोसाइटी का मानना है कि ये लोग जो है वो वीकर सेक्शंस हैं। अब इस वल्नरेबल ग्रुप्स का हिस्सा कौन कौन होता है? इंडिया में अगर हम देखें तो कम से कम 12 वल्नरेबल ग्रुप्स जो है वो बनाया हुआ है। अब कौन है इस 12 वल्नरेबल ग्रुप्स का हिस्सा? विच इंक्लूड्स वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो वुमेन एंड चिल्ड्रन को तो थोड़ा माना ही जाता है कि कहीं ना कहीं ये क्या है, ये थोड़े से वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं। डिसेबल्ड जो होते हैं, माइग्रेंट्स जो होते हैं, शिफ्ट होकर कहीं और से यहाँ पर आ गए, HIV पॉजिटिव पर्सन है, या एड्स विक्टिम्स है, या रेफ्यूजीज़ है, या लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के बेसिस पर, जो रिलीजन और लैंग्वेजेस के बेसिस पर जिनकी पॉपुलेशन थोड़ा सा कम रह गया हो, सेक्शुअल माइनॉरिटी, स्केड्यूल कास्ट जो होते हैं, बेसिकली स्केड्यूल ट्राइब्स होते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे जिस किसी को तड़ी पार कर दिया होगा ऐसा। तो इन सारे लोगों को हमने वल्नरेबल ग्रुप का जो है वो क्या किया है, हिस्सा बना कर रखा है, जहाँ पर हम इनको कहीं ना कहीं सोशली बैकवर्ड भी मानते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड भी मानते हैं, और इनको डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं। डेफिनेटली आज भी अगर आप देखो तो वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस में देख लो, जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो कई ज़्यादा होती है। अगर हम वुमेन की कंपैरिजन करें जनरल पॉपुलेशन में तो देखा जाता है जो एक वर्किंग वुमेन एक हाउसवाइफ है, तो हमको ऐसा लगता है कि एक वर्किंग वुमेन का रुतबा जो है वो हाउसवाइफ के कंपैरिजन में ज़्यादा है, हालांकि दोनों इक्वल लेवल पर अपना अपना काम जो है वो कर रहे हैं। तो ये हमारे सोसाइटी के कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो कि हमने देखे हैं। नाउ फॉर्म्स ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब किस तरीके से इनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है? Vulnerable groups are treated unfairly by some of the members of the general society. हर कोई नहीं करता है, लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बड़ी मस्ती होती है, जिनके पास कुछ काम धंधे नहीं होते करने, तो वो लोग क्या करते हैं, इन्हें परेशान करते हैं। Now there are shocking acts of communal violence, child abuse। ऐसे कई सारे एक्ट हो चुके हैं जहाँ पर कम्युनल वायलेंस देखने मिले हैं, जहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ देखने मिला है, हमको जेंडर बायसनेस देखने मिलता है, कास्ट रिलेटेड एट्रोसिटीज़ होती है, जहाँ अगर आप कोई ऐसी कास्ट को बिलोंग करते हो, लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो, आप किसी के घर में काम करने जाते हो एज अ हाउस हेल्पर, तो आपको उनके घर में सोफ़े पर बैठना भी अलाउड नहीं है, आपको नीचे ही बैठना है अगर बैठना होगा तो। अपना सारा सामान सब जो है वो घर के बाहर रख कर आना है, अपना बैग भी घर पे नहीं रख सकते हो आप। तो इस तरीके से आपको क्या किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, मेनली ड्यू टू पुअर एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, पुअर गवर्नेंस एंड चीप पॉलिटिक्स। तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती है, कानून को तोड़ा भी जाता है, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं एक चीप पॉलिटिक्स, एक घटिया पॉलिटिक्स प्ले करने के लिए ये सारे काम जो है वो किए जाते हैं। Now the unfair treatment meted out to vulnerable groups can take different forms such as, अब ये जो unfair treatment हम देखते हैं vulnerable groups के साथ में, तो कुछ उसको डिफाइन करके बताया गया है किस तरीके से इनको unfairly treat किया जाता है। सबसे पहले आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है सीधा सीधा भेदभाव करना लोगों के बीच में। Now it refers to unjust or unequal or prejudicial treatment of different categories of people on the grounds of race, religion, caste, एज, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस एंड सो ऑन। तो हम ये जो लोगों के बीच में भेदभाव करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के बीच में, कौन से बेसिस पर करते हैं? रेस अलग है, रिलीजन, कास्ट, एज, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियली वो शायद बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इन बेसिस पर हम उनको क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। For instance, in India, in some societies, girls are given unjust treatment as compared to boys in terms of food facilities, education. Yes, that is very true. जो अगर आपके घर में लड़का है लड़की है तो दोनों का जो ट्रीटमेंट आप अपने ही घर में देख लो, कई बार बहुत ही अनइक्वल ट्रीटमेंट होता है, चाहे आप एजुकेशन के बेसिस पर देख लो, चाहे आप खाने के बेसिस पर देख लो, कोई बेटर फैसिलिटीज़ के बेसिस पर देख लो। घर में लड़का है तो उसे शायद पहले मोबाइल फ़ोन मिलेगा, लड़की को जल्दी ना मिले, लड़का है तो उसके खाने का खास ख्याल रखा जाएगा, भले लड़की का रखा जाए या ना रखा जाए। तो ऐसा आज भी हमारे सोसाइटी में कई जगहों पर हमको ये डिस्क्रिमिनेशन जो है वो देखने मिलता है। सेकेंड आता है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज नहीं देना, which are necessary for a present life, such as enough money for food, clothing and shelter, or for good living conditions. For instance, in some families, the disabled and elderly are deprived of good food and clothing. यानी लोगों को कुछ चीज़ें देना ही नहीं क्योंकि हमको उनको परेशान करना है, दैट इज़ डेप्रीवेशन।
लैक ऑफ बेसिक रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़। कुछ घरों में ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, हर कोई उनसे चिढ़ने लगता है, अरे कौन इनका इतना करे। कुछ डिसेबल लोग अगर घर में हैं या बहुत ज़्यादा बूढ़े लोग घर में हैं, हम उनको खाना पीना सही से नहीं देते हैं, नहीं ध्यान रखते, क्योंकि हम नहीं चाहते हम कि वो किसी तरीके से हमारे साथ रहे, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स, राइट। तो उनको डिप्राइव किया जाता है सोशली। फिर आता है एक्सप्लॉयटेशन, किसी को अनफेयर ट्रीट करना इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क, यानी कि हमको उनसे कोई फ़ायदा निकलवाना हो, अपना फ़ायदा निकलवाते हैं और हम उनसे अपना काम करवा कर लेते हैं, उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। In other words, someone or group may take undue advantage of the weaker sections in the society. For instance, in certain states, uneducated people, especially belonging to weaker sections, are exploited by landlords, moneylenders and others. कई सारे स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो ये जो ज़मींदार होते हैं, जो लोन देते हैं, कर्जदार होते हैं, उनको कर्जा देते हैं और बाद में उनकी हालत जो है वो कम्प्लीटली ख़राब कर देते हैं। हमने तुमको कर्ज दिया, अब तुम कर्जा लौटाने तक उनसे जो इंटरेस्ट रेट वसूल करते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से इंटरेस्ट वसूल करते हैं। सो दैट इज़ हाउ दे एक्सप्लॉइट दीज वीकर सेक्शंस। नेक्स्ट वी हैव इज निग्लेक्ट, lack of care and attention or disregard to certain weaker sections of the society. For example, in some family, elderly persons are neglected in terms of health care and other facilities. Neglect करना, इग्नोर करना, ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं देना, तो ये कहाँ होता है? कुछ घरों में जहाँ पर बुजुर्ग रहते हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, तो ऐसा होता है उनके साथ में कि उनको निगलेक्ट किया जाता है, क्योंकि अब फैमिली जो है वो उनके साथ में ज़्यादा रहना नहीं चाहती है। Then we have violence. It refers to behavior involving physical force intended to hurt, damage or destroy, kill someone or something. So basically यहाँ पर बात चल रही है फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वायलेंस में, जहाँ पर आप किसी को मारते हो, आपने उसको जान लेने के लिए उसको मार दिया है, या फिर आपको सिर्फ उसको हर्ट करना था, सिर्फ डैमेज करना था, सिर्फ मारना था, सिर्फ तकलीफ पहुँचानी थी, तो कोई भी फिजिकल फॉर्म में फोर्स का इस्तेमाल किया गया होगा तो दैट इज़ वायलेंस। Now for instance, there are cases of domestic violence, घरेलू हिंसा, ये हमारे वायलेंस का हिस्सा है। माइग्रेंट्स के अगेंस्ट जो वायलेंस होते हैं वो दलित्स के अगेंस्ट वायलेंस होते हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग बिलोंगिंग टू दिस कास्ट ऑफ दलित। कई बार ऐसा होता है उन्हें मारा भी जाता है। तो येस, दीज आर सम ऑफ द factors which are being considered for the vulnerable groups because their rights are being violated on a continuously basis, which is completely wrong. आई होप यू ऑल अग्री विद दैट, राइट। तो हमने ये कुछ देखा है वल्नरेबल ग्रुप्स का किस तरीके से राइट्स जो है वो अधिकार जो है वो छीना जाता है, या उनके अधिकार होने के बावजूद उनसे जो है वो क्या किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनसे लड़ा जाता है। यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर का पार्ट 1 जो है वो बच्चों कंप्लीट होता है। मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम पढ़ेंगे अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में, संवैधानिक अधिकार जो हमको मिले हैं हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।